यही का तमाम ये कंगो दिवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पर हम चर्चा करेंगे? आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा से पहले हम सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं और आप सबको फिर याद दिलाते हैं कि अगर आपके पास आपके मोबाइल पर मनी 9 का ऐप नहीं है तो उसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सप्ताह का अंत धीमे धीमे करीब है और कई खास वीकेंड शो आपके लिए वहां उपलब्ध होंगे, ये यूट्यूब पर नहीं होंगे। शुभम, आज की सबसे बड़ी सुर्खी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी थी और उसको लेकर भारतीय बाजार की प्रतिक्रिया, भारत के भीतर क्या चल रहा है, रिजर्व बैंक क्या करेगा, रुपए का क्या होगा, हम सबके दिमाग में जितने भी सवाल हैं कल फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद, हम आज मनी सेंट्रल में उनकी वजह समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या भारत संचार निगम को सरकार सचमुच मदद कर रही है और ये उबर पाएगा या नहीं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मनी सेंट्रल के आज के लाइनअप में और भी बहुत कुछ खास है जो यूरोप से लेकर भारत तक फैला है। शुभम बताएंगे आपको क्या क्या है आज हमारे पास ऑन द शो। आप देखिए शो का और आप समझिए कि हम कहां से शुरू करेंगे और शो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। शुरुआत होगी अमेरिका में मंदी की आशंका कितनी गहरी, अब आरबीआई बढ़ाएगा कितना कर्ज, फेड के बाद आरबीआई पे दबाव, क्या भारत के लिए बढ़ने वाला है कच्चे तेल का दाम, जोमेटो की गिरावट क्या सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, नए पैकेज से हो पाएगा बीएसएनएल का रिवाइवल, इस पर चर्चा करेंगे, अचानक क्यों बढ़ने लगी गेहूं की महंगाई, ये भी आज मुद्दा होगा मनी सेंट्रल का जिस पर अंशुमान जी से चर्चा करेंगे। महंगाई को बड़ी चुनौती मानते हुए अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बुधवार रात फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अमेरिका में महंगाई 4 दशक में सबसे ज़्यादा और महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक मार्च से लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। हालांकि इस बढ़ोतरी की वजह से अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका और गहरा गई है और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक पर भी कर्ज महंगा करने का दबाव है। पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए अगले हफ्ते आरबीआई की बैठक होगी और आशंका ये है कि आरबीआई भी कर्ज महंगा करेगा, पॉलिसी रेट बढ़ाएगा। इससे पहले कॉल रेट में बढ़ोतरी है, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था अपने मनी सेंट्रल में। सर, पहला सवाल अमेरिका से। अमेरिका में अब आर्थिक मंदी की जो आशंका है वो कितनी और गहरा गई है इस ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद? शुभम, आरबीआई फेडरल रिजर्व ने करीब 75 बेसिस पॉइंट की बैक टू बैक दूसरी बढ़ोतरी की है और अगर हम इसे एक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो मार्च से लेकर अब तक अलग अलग चरणों में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक और जो दुनिया की मौद्रिक पॉलिसी और ब्याज दरों को निर्धारित करता है, क्योंकि अमेरिका की मौद्रिक पॉलिसी और ब्याज दरों का असर पूरी दुनिया में पूंजी के प्रवाह पर, कैपिटल के फ्लो पर पड़ता है, वो करीब 225 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अभी तक कर चुका है और अब अमेरिका में 2.25 से 2.5% 2.25 से 2.50% के आसपास की ब्याज दर पहुंच चुकी है। जो बात कल जेरोम पावल ने अपने भाषण में कही और एफओएमसी कमेटी की मीटिंग के बाद जो उन्होंने बताया, उसके कई सारे अलग अलग अर्थ शेयर बाजारों ने, वित्तीय बाजारों ने निकाले हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें जहां से मंदी की संभावना को समझने में हमें मदद मिलेगी। पहली चीज़ तो ये कि जेरोम पावल ने कहा कि इकोनॉमी मंदी में नहीं है। तकनीकी तौर पर अगर करीब से देखा जाए तो शायद इस तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.4% के आसपास की आर्थिक विकास दर दर्ज कर सकती है। हालांकि जब तक आप ये मनी सेंट्रल का प्रसारण अपने मोबाइल ऐप पर देख रहे होंगे तब तक शायद अमेरिका में आर्थिक विकास दर के आंकड़े हमारे सामने आ चुके होंगे और वहाँ ये पता चलेगा कि शायद अमेरिका में पिछली तिमाही में कौन सी हालात रहे हैं आर्थिक विकास दर के। लेकिन तकनीकी तौर पर अगर अमेरिका इस तिमाही को पार भी कर ले जाता है तो अगली तिमाही में मंदी की गुंजाइश पूरी तरह से आधिकारिक रूप से मंदी में पहुंचने की गुंजाइश है। हालांकि जेरोम पावल का बयान आज उत्साहवर्धक था, बाजारों ने थोड़ी प्रतिक्रिया अच्छी दिखाई, उनको ये लगा कि शायद फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को थोड़ा सीमित कर सकता है। लेकिन महंगाई की दर जितनी ज़्यादा है, जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अभी भी बन रही हैं तेल की कीमतों को लेकर, जिस पर हम आगे बात करेंगे, उससे लगता है कि फेडरल रिजर्व शुभम एक बढ़ोतरी कम से कम अभी और करेगा और वो बढ़ोतरी 75 बेसिस पॉइंट के आसपास हो सकती है। हालांकि जेरोम पावल की ये बात बाजार को
के कानों में संगीत की तरह गूंजी कि ब्याज दरों में एकमुश्त सीधी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, वो डेटा ड्रिवन बढ़ोतरी होगी, महंगाई का आंकड़ा देखा जाएगा और उसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। सर, अब इस बढ़ोतरी के बाद भारत में कितनी संभावना है, रेपो रेट कितनी बढ़ सकती है? शुभम, जो आकलन हमें मिल रहा है वो अगर आप अमेरिका की ब्याज दरों में और भारत की ब्याज दरों के बीच में अंतर देखें तो 30 से 35 बेसिस पॉइंट की एक बढ़ोतरी भारत के में आरबीआई भी कर सकता है। और अब रिजर्व बैंक के ऊपर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का वही स्वाभाविक सी बात है, दबाव रहेगा, क्योंकि रुपए की गिरावट को थामना भी जरूरी है और भारत के बाजार में विदेशी निवेशकों को बनाए रखना भी जरूरी है। हालांकि जैसी प्रतिक्रिया शेयर बाजार ने, अमेरिका के शेयर बाजार ने और भारत के शेयर बाजार ने दिखाई इस बढ़ोतरी के बाद, उससे लगता है कि बाजार अब धीमे धीमे महंगे कर्ज और महंगाई के एक लंबे चलने वाले दौर से अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं या उससे उन्होंने अपना तालमेल बिठा लिया। इसलिए बाजारों में आज कोई बड़ा नीजर रिएक्शन नहीं दिखाई दिया, थोड़ी वैल्यू बाइंग दिखाई दी, बाजारों में थोड़ी खरीद दिखाई दी। यूरोप में भी और अमेरिका में भी, खासतौर पर अमेरिका में के बाजारों ने भी अच्छी प्रतिक्रिया की, क्योंकि उन्हें 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद थी। बढ़ोतरी उनकी उम्मीद से कम, करीब 75 बेसिस पॉइंट के आसपास रही। लेकिन अब आरबीआई 30 से 35 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी भारत में और कर सकता है, क्योंकि आरबीआई का लक्ष्य साफ है कि महंगाई की दर को 6% के आसपास रोका जाना है और रेपो रेट जनवरी तक अलग अलग चरणों में बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। और फेड के इस फैसले के बाद कल अमेरिकी शेयर बाजार में बहुत तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 1.5% बढ़कर बंद हुआ, नेस्डेक 4% उछल गया एक ही कारोबारी सत्र में। और आज भारतीय शेयर बाजार ने भी इसको फॉलो किया, सेंसेक्स 1000 अंकों से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। सर, ये शेयर बाजार की बात होगी। रुपए पे अगर देखें तो अब ये बढ़ोतरी कितना असर डालेगी, भारतीय रुपए को लेकर कैसे संकेत बन रहे हैं? शुभ, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो कल हमें मिला जिसने रुपए को लेकर थोड़ी हमारी संभावनाओं को बेहतर किया, वो डॉलर का था। कल के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट आई। हालांकि ये गिरावट कितनी स्थायी रहेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन डॉलर इंडेक्स को मैं करीब से देखने की कोशिश कर रहा था तो ये माना गया कि फेडरल रिजर्व ने का आकलन कुछ लोगों के लिए बहुत हॉकिश नहीं था, यानी बहुत आक्रामक नहीं था। जेरोम पावल कल वैसे बात नहीं कर रहे थे। हालांकि बढ़ोतरी बहुत तेज थी, 75 बेसिस पॉइंट की। लोगों को पाल वोल्कर का ज़माना याद आ रहा है, 80 के दशक में जब अमेरिका में महंगाई चरम पर थी और इसी तरह बैक टू बैक लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही थी। फिर भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट का असर हमें पूरी दुनिया में मुद्राओं पर दिखाई दिया। तो भारतीय रुपए में आज उतना दबाव हमें नहीं दिखा 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद भी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर था। लेकिन रुपए को लेकर एक बड़ी चिंता जो यहाँ बाजार में अभी इस समय दिखाई दे रही, जिसका जिक्र शुभम आपने पहली खबर में जिक्र करते हुए कहा था, वो कॉल रेट्स को लेकर था। दरअसल ऐसा लग रहा है कि रुपए को 80 के नीचे, डॉलर की कीमत को 80 से नीचे जाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार बड़े पैमाने पर बाजार में डॉलरों की बिकवाली कर रहा है और इसे लेकर बाजार में परस्पर अंतर विरोधी संभावनाएं और आशंकाएं तैर रही हैं। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से रिजर्व बैंक बाजार से करीब 35 से 37 हजार करोड़ रुपए हर हफ्ते खींच रहा है डॉलर वापस छोड़कर रुपए को बचाने के लिए। और इसलिए शॉर्ट टर्म मार्केट में कॉल मनी रेट्स में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बाजार में जो तैरती हुई लिक्विडिटी है, जो फ्लोटिंग लिक्विडिटी है, उसमें कमी हो रही है। रिजर्व बैंक ने इसके कारण इस बिकवाली के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब डॉलर से घटकर, जो कि 17 जून को था, 15 जुलाई को 572 के आसपास, 573 अरब डॉलर के आसपास आ गया है। अब यहाँ से एक बड़ी बहस शुभम भारत के वित्तीय बाजारों में तैर रही है और जिससे दर्शकों की दृष्टि से और हम लोगों के लिए चर्चा करना और समझना जरूरी है दर्शकों के दिमाग में भी, कि क्या रिजर्व बैंक रुपए को 80 तक रोकने के बाहर जाने से रोकने को लेकर इतना आग्रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार बिकवाली करता रहेगा और इसका असर फिर बाद में हमें विदेशी मुद्रा भंडार में कमी पर और उसके बाद रुपए की कीमत में और ज़्यादा गिरावट पर नजर आएगा। कम से कम मनी मार्केट के रेट्स इस बात को बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने एग्रेसिवली बाजार में डॉलर बेचा है और जैसा कि हमने बीच में खबर भी देखी थी कि रिजर्व बैंक 100 अरब डॉलर तक बेचने की बात खबरों में आई थी अनधिकृत रूप से। तो अगर ये है तो यहां से रुपए को लेकर एक अजीब सी जद्दोजहद और कसमकश दिखाई देती है बाजार में, क्योंकि अगर रुपए की डॉलर इंडेक्स में मजबूती और रुपए में गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक इस तरह से डॉलर बेचता रहा तो फिर विदेशी मुद्रा भंडार में और तेज हमें गिरावट नजर आएगी। क्या संकेत होगा
रुपए को लेकर आरबीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके लिए हमें शायद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का इंतजार करना होगा। वहां से हमें समझ में आएगा कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी की और उसका विदेशी मुद्रा भंडार के दृष्टि से उस पर क्या असर होने वाला है। उस दिन हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अंततः रिजर्व बैंक की स्ट्रेटजी क्या है। फिलहाल रिजर्व बैंक रुपए को 80 से नीचे नहीं जाने दे रहा और उसके लिए वो विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकालकर बेच रहा है और इसकी वजह से बाजार में ब्याज दरें, छोटी अवधि की ब्याज दरें बढ़ रही हैं क्योंकि बाजार से तरलता वापस जा रही है। जब डॉलर बेचे जाते हैं तो रुपए खींचे जाते हैं, वापस निकाले जाते हैं। भारत को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देश सऊदी अरब ने पूरे एशिया के लिए कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के संकेत दिए। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब से भारत आने वाला तेल और महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब एशिया के लिए कच्चे तेल के भाव सितंबर से बढ़ा सकता है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी की वजह से देश में पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो सकता है। सर, पहले भी बढ़ोतरी हो चुकी है, अब सऊदी दोबारा बढ़ोतरी करने की बात कह रहा है। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और क्या असर पड़ेगा? क्यों ये क्रूड के बाजार में अचानक सब कुछ फिर उलटफेर होता दिखाई दे रहा है और ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर सकता है। करीब $10.80 पर बैरल के आसपास की का रेट सऊदी अरब लेकर आ सकता है। और ये उन सारे दबावों के बावजूद है कि जबकि ओपेक के ऊपर पश्चिमी देशों ने भी दबाव बनाया था, दुनिया के देशों ने भी कहा था कि नहीं, ओपेक के देशों को उत्पादन बढ़ाना चाहिए। और हमने लगातार इस पर मनी सेंट्रल में भी और इकोनॉमिकम में चर्चा की है कि ओपेक कार्टेल अर्थव्यवस्था को उस तरह से नहीं देखता है जिस तरह से बाकी तेल के कंज्यूमर देश देखते हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे दो बड़ी वजहें दिखती हैं। एक बड़ी वजह तो ये दिखती है कि बाजार में रूस के तेल की कमी होने वाली है, जिसका लाभ उठाने के लिए उससे पहले कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और दूसरा, अगर दुनिया में मंदी आती है, जिसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण, तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की मांग कम होती है तो उससे पहले ही उत्पादक देश अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर लेना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण देश है जो कि बाजार में कच्चे तेल की उत्पादन क्षमताओं को तेजी से घटा और बढ़ा सकता है। और इसका असर आज हमें ये दिखाई पड़ा कि जिस पर हमने भी 1-2 दिन पहले शुभम शायद चर्चा की थी और जानने की कोशिश की थी कि आखिर नाइमेक्स और WTI और ब्रेंट अलग अलग दिशा में क्यों चल रहे हैं। लेकिन अब जब सऊदी अरब की तरफ से इस बात का संकेत दिखाई दे रहा है तो WTI लंबे समय बाद $96 मार्क के ऊपर निकल गया है। सऊदी अरब की तरफ से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जो अमेरिका का क्रूड है उसकी कीमतों में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब सऊदी अरब की तरफ से घोषणा कब होती है ये अलग बात है, पर बाजार इसकी तैयारी में लग गया है कि शायद सऊदी अरब एक और बढ़ोतरी लेकर आएगा कच्चे तेल की कीमतों में। बिल्कुल। और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो WTI क्रूड यानी अमेरिका का क्रूड $100 के करीब है, जबकि ब्रेंट क्रूड $108 पर कारोबार कर रहा है। और इसका असर केवल कच्चे तेल पर नहीं, गैस पर भी देखने को मिल रहा है। रूस की तरफ से गैस सप्लाई कटौती की वजह से यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 2 दिन में भाव करीब 30% तक बढ़ गए हैं। रूस की गैस कंपनी गैसप्रॉम ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए होने वाली गैस सप्लाई को आधा कर दिया। इस वजह से यूरोप में खपत होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा जहां से आता था वहां से रुक गया। इस वजह से कीमतों में एकदम उछाल देखने को मिला। यानी कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की जो कीमतें हम पिछले कुछ दिनों में दवाओं में देख रहे थे, लग रहा था कि कम होगी, लेकिन वो अब सारा खेल बदलता दिख रहा है। और ये खेल उस समय बदल रहा है शुभम जब अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है और भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अगली बैठक करने जा रहा है। संभावना और गुंजाइश इस बात की थी कि शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा दबाव रहेगा, भारत में ईंधन की महंगाई पर दबाव कम होगा और अब रिजर्व बैंक अपने हॉकिश टोन को, अपने आक्रामक टोन को कम करेगा। इस बात की बहुत जगह से संभावनाएं जारी की जा रही थी कि नहीं, कच्चे तेल की तेजी के दिन लद गए हैं, महंगाई अब धीमे धीमे कम होना शुरू करेगी। लेकिन पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में ईंधन के बाजार में, एनर्जी के मार्केट में बहुत कुछ बदल गया और इसके बाद अब रिजर्व बैंक की होने अगली बैठक पर और ज़्यादा करीब से निगाहें होंगी, क्योंकि यदि क्रूड की कीमत $108 के आसपास पहुंच रही है, WTI $100 के आसपास है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि रुपए पर दबाव रोकना अब और ज़्यादा रिजर्व बैंक के लिए मुश्किल होगा। शक्ति का अंदाज की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर हफ्ता उनके लिए एक नई तरीके की चुनौती लेकर सामने आता है। अब वक्त हो गया मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। अभी सोमवार को जो शेयर बाजार में हुआ जोमेटो के शेयर के साथ, उसको आप ट्रिलर मान सकते हैं। ट्रिलर क्यों मान सकते हैं? क्योंकि एक बड़ी फिल्म उसके पीछे खड़ी हुई है। कौन सी वो फिल्म है, देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। सोमवार को शेयर बाजार निवेशकों ने एक ट्रेलर देखा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का शेयर 11% से ज्यादा टूट गया। कंपनी के प्री IPO निवेशकों का लॉक इन पीरियड खत्म होते ही 613 करोड़ शेयर बिकने के लिए बाजार में आ गए। जोमेटो के इस ट्रेलर ने शेयर निवेशकों को डरा दिया है,
क्योंकि दर्जन भर और कंपनियां हैं जिनके प्री आईपीओ निवेशकों का लॉक इन पीरियड अगले 1 महीने में खत्म हो रहा है और डर है कि 25 जुलाई के ट्रेलर के बाद महीने भर वैसी ही पिक्चर ना चल पड़े। जिन कंपनियों के लॉक इन पीरियड अगले 1 महीने में खत्म हो रहे हैं उनमें सिर्फ 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर का भाव इशू प्राइस से ऊपर है। तत्व चिंतन फार्मा, रोलेक्स रिंग्स और देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ में निवेशकों को फायदा हो रहा है, जबकि 8 कंपनियों के शेयर जोमैटो की तरह इशू प्राइस से बहुत नीचे चल रहे हैं और इन्हीं के निवेशक ज्यादा डरे हुए भी हैं। इन कंपनियों में कार्टरेट जैसे स्टार्टअप भी शामिल हैं। लॉक इन पीरियड खत्म होने पर प्री आईपीओ निवेशकों की तरफ से कंपनी के शेयर बेचना उस कंपनी में रिटेल निवेशकों का भरोसा भी कम करता है। रिटेल निवेशकों में संदेश जाता है कि जब कंपनी के प्रमोटर और कर्मचारियों को ही कंपनी की ग्रोथ में भरोसा नहीं तो उसमें क्यों पैसे लगाए जाएं। पिछले साल शेयर बाजार में स्टार्टअप कंपनियों के आईपीओ की बाढ़ आई हुई थी। कई स्टार्टअप कंपनियों की कीर्ति गाथाएं बताई जा रही थी और कई कंपनियों को भविष्य की रिलायंस और टीसीएस तक कहा जा रहा था। इसे सुनकर कई रिटेल निवेशकों ने आईपीओ में पैसा लगाया था और अब फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। पेटीएम और जोमैटो का हाल तो और भी डरा रहा है। 52 हफ्तों की ऊंचाई से पेटीएम का शेयर 64% नीचे है। स्टार्टअप्स में फंडिंग सूखने की खबरें भी अब चारों तरफ है। ऐसे में कंपनियां पैसा लगाने के लिए निवेशकों की पसंद नहीं रह गई हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर, इस बार स्टार्टअप की बात हम इकोनॉमिकम में भी कर रहे हैं। हाँ, और जोमेटो के स्टॉक पर ये स्पेशल रिपोर्ट है जो आपको बता रही है कि किन किन और कंपनियों के लॉक इन खत्म होने वाले हैं और उनके निवेशक क्या उनको छोड़कर निकलने वाले हैं। ये केवल भारत का फिनोमिना नहीं है। इस बार के इकोनॉमिकम में सप्ताह में आप जरूर देखिएगा कि पूरी दुनिया के बाजारों में टेक स्टॉक्स के साथ, स्टार्टअप स्टॉक्स के साथ आखिर हो क्या रहा है, दुनिया किस चीज़ से डर रही है, नैस्डैक में कितनी गिरावट है, एक किस्म के टेक बबल का खतरा फूटने का, टेक बबल बस्ट होने का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। इकोनॉमिकम की खास पेशकश इस बार आपको ये बताएगी कि क्या दुनिया उन्हीं दिनों को याद कर रही है जो उसने 2001, 1998, 99 और 2000 में देखे थे। हम इकोनॉमिकम में इस पर बात करेंगे, तब आपको जोमेटो की गिरावट का मतलब और गहराई से समझ में आ सकेगा। बिल्कुल। तो इकोनॉमिकम देखकर आप जब रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम देखेंगे तब आप ये ज़रूर जान पाएंगे कि हाँ, जोमेटो की गिरावट शायद एक ट्रेलर ही है। अगली खबर, बीएसएनएल। केंद्र सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की दशा सुधारने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 4 वर्षों के दौरान बीएसएनएल पर 1.64 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस पैकेज को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट ने बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय को भी मंजूरी दी है। इस पैकेज पर हम अंशुमान जी से डिस्कस करें। सर, इस पैकेज का स्वरूप क्या है, कैसे, कितना कैश मिलेगा, क्या खर्च मिलेगा? वैसे अगर आप हेडलाइन की दृष्टि से देखें शुभम, तो पैकेज बहुत बड़ा है, 1.64 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन इसे भीतर उतर कर अगर हम देखें तो वस्तुतः जो कैश आउटगो है, जो सीधी मदद है बीएसएनएल को मिलने वाली मदद, वो सीमित है। हम इसकी फाइन प्रिंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। करीब 44,993 करोड़ रुपए का मूल्य जो इस पैकेज में रखा गया है वो 4G का स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दिया जाएगा। जब भारत की बाकी ऑपरेटर 5G की तरफ बढ़ रहे हैं तो 4G का स्पेक्ट्रम दिया जाएगा 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज का। ये इस 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। दूसरा, 40,399 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे सरकार की तरफ से सॉवरेन गारंटी के तौर से बीएसएनएल को, यानी ये भी बॉन्ड के तौर पर सरकार के बजट में दर्ज होगा। 33,000 करोड़ रुपए के जो एजीआर ड्यूज हैं, जो पैसा बीएसएनएल को राजस्व के तौर पर सरकारी कंपनी होने के बाद भी चुकाना था सरकार को एजीआर के तौर पर, उसे इक्विटी में बदल दिया जाएगा। नहीं, सरकार बीएसएनएल में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा लेगी क्योंकि ये बकायेदारी चुकाने की क्षमता भारत संचार निगम में नहीं है, जो आमतौर पर लगभग बीमार हो चुकी कंपनी है। 13,000 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क के लिए, और कुल सीधा अगर आप सीधा नगद माने तो 22,471 करोड़ रुपए का सीधा कैश सपोर्ट है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा शायद वीआरएस और कर्मचारियों के उस पर जाएगा। तो कुल मिलाकर बीएसएनएल के रिवॉल्वर का पैकेज देखने में बड़ा दिखता है,
पर ये पैकेज इस बात की कोशिश कर रहा है कि बीएसएनएल को किसी तरह चलने की स्थिति में रखा जाए और इसके साथ इसका विलय भी किया जा रहा है बीबीएनएल में। दोनों ही कंपनियां दरअसल टेलीकॉम बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है उससे लगभग बाहर खड़ी हुई हैं। सर आपको लगता है इसके बाद बीएसएनएल का रिवाइवल जो कहा जा रहा है वो हो जाएगा? मुझे मुश्किल लगता है शुभम। एक तो ये लगता है कि पैकेज आने में काफ़ी देर हो गई, क्योंकि अगर सरकार को बीएसएनएल को रिवाइव करना था तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था। अक्टूबर 2019 में सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज की घोषणा की थी बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल की बैलेंस शीट पूरी तरह ब्लीड कर रही है। उसके दोनों खासतौर पर जो उसका बेसिक बिजनेस है, यानी जो लैंडलाइन बिजनेस है, उसकी तो हालत बहुत ख़राब है। चुनौती यह है कि टेलीकॉम सेक्टर की बाकी कंपनियां पीढ़ियों आगे खड़ी हुई हैं बीएसएनएल से, क्योंकि हम टेलीकॉम में जनरेशंस की बात करते हैं, 4G 5G की बात करते हैं। बीएसएनएल तब 4G नेटवर्क की तैयारी कर रहा है, निकल की का स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है जब देश के सभी बड़े शहरों में अगले 6 महीनों के अंदर सीमित तौर पर 5G की सेवाएं उपलब्ध होना शुरू होंगी। दूसरा, बीएसएनएल के साथ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो देश के 2 सबसे बड़े बाजार हैं, मुंबई और दिल्ली, वहाँ वो सेवा नहीं दे सकता, वहाँ वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो बीएसएनएल किस्म से रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में देता है, और वहाँ भी जो हाई स्पीड डेटा सर्विसेज हैं 4G की वो उपलब्ध नहीं है। 5G तो बीएसएनएल है ही नहीं कहीं किसी दौड़ में। तो बीएसएनएल के रिवाइवल की शायद एक और आखिरी कोशिश है। बीएसएनएल कितना इसका लाभ उठा पाएगा, कंपनी कितना खड़ी हो पाएगी, बाजार की प्रतिस्पर्धा किस स्तर पर जाएगी, इसकी रोशनी में समय लगेगा कि हमें समझने में कि क्या ये सरकारी कंपनी रिवाइव हो पाई कि नहीं हो पाई, क्योंकि हमने आमतौर पर ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में और सेवाओं में सरकारी कंपनियों को टिकने की क्षमता हासिल करते हुए देखा नहीं है। ऑटो सेक्टर की कंपनियों के जून तिमाही नतीजे ऑटो सेक्टर में रिकवरी को लेकर मिले जुले संकेत दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने जून तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ में 130% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि कॉमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स का घाटा 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मारुति में जो इतना आपको उछाल दिख रहा है शुद्ध लाभ में, उसकी एक वजह पिछले साल का छोटा बेस है, क्योंकि पिछले साल जून तिमाही में कोरोना लॉकडाउन की वजह से ऑटो सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सर, ऑटो सेक्टर की 2 कंपनियों के नतीजे मिले जुले संकेत दे रहे हैं। क्या आपको लगता है अर्थव्यवस्था के संकेत अगर पकड़े जाएं देश की बड़ी ऑटो कंपनियों से तो कैसे हैं? ऑटो कंपनियों की तरफ से संकेत लगभग वैसे ही हमें टिपिकल के शेप रिकवरी जो दिखती थी अभी तक। अब तो जो संकेत हमारे पास इकोनॉमी में वो स्लो डाउन के हैं, और कल IMF ने भी कहा और बाकी कंपनियां भी त्योहारी मौसम से पहले इस बात की भविष्यवाणी कर रही हैं, आकलन कर रही हैं। ऑटो सेक्टर में के शेप रिकवरी की संभावना दिखती है, जिसमें कि SUV और महंगी कारों की मांग बाजार में बनी हुई है, लेकिन उनकी आपूर्ति में कमी है। बाकी जो बड़ा बेस है बाजार का, छोटी कारों का या 2 व्हीलर्स का, उनमें कोई बहुत बड़ा चेंज हमें डिमांड में फिलहाल आता नहीं दिख रहा है। त्योहारी मौसम इस बार का महत्वपूर्ण होने वाला है, वहां से हमें समझ में आएगा दरअसल, क्योंकि पिछले साल के बाद ये लॉकडाउन हटने और इकोनॉमी के रिकवर होने के बाद ये जो फेस्टिवल सीजन सामने आ रहा है, ये महंगाई के बीच आ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बीच में आ रहा है, ब्याज दरें बढ़ने के बीच में आ रहा है। ऑटोमोबाइल में खासतौर पर बैंकों की ब्याज दरों की एक बड़ी भूमिका होती है, इनके बीच आ रहा है। यहाँ से जिस तरीके की डिमांड हमें दिखाई देगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में, वो अगले 1 साल के लिए भारत में ऑटो कंपनियों की दशा, दिशा और उनकी मांग की परिस्थिति स्पष्ट करेगी। लेकिन फिलहाल कंपनियों के नतीजे, ज़्यादातर नतीजे, जैसे कि हमने FMCG में देखा, ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे कीमतें बढ़ाकर अपनी बॉटम लाइन को बचाने की कोशिश ज़्यादा दिखाई देते हैं। भारत में मंदी शायद ना आए, लेकिन आर्थिक सुस्ती से इनकार नहीं किया जा सकता। कंपनियों के जून तिमाही के नतीजों ने आर्थिक धीमेपन के संकेत दे दिए हैं। वैश्विक स्तर पर मांग घटने और महंगाई की वजह से कई कंपनियों की कमाई घटी है। शायद यही वजह है कि IMF ने भी भारत के ग्रोथ अनुमान को अभी हाल में ही घटाया था। देश की कई बड़ी कंपनियों ने हाल के दिनों में आर्थिक सुस्ती को लेकर आगाह भी किया है। सर, क्या आशंका लग रही है कंपनियों को, किस बात का डर सता रहा है? मुझे लगता है शुभम, सारी बड़ी कंपनियों ने, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, L&T ने, अल्ट्राटेक ने, GSW ने, रिलायंस ने, हिंदुस्तान लीवर ने, ITC ने, सारी बड़ी कंपनियों ने काफ़ी खुलकर इस बात की संभावना जाहिर की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में
कम से कम मांग और खपत के लिहाज से एक गहरा स्लोडाउन आता दिखाई दे रहा है। कारण उसके वही हैं जिन पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, मांग में कमी, लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं होना। लेकिन त्योहारी सीजन से पहले भारत की कंपनियां शायद अपने इन बयानों के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक और बड़े झटके के लिए अपने आप को ब्रेस कर रही हैं या तैयार कर रही हैं। और इसको अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम कंपनियों के आंकड़ों के भीतर उतर कर देखते हैं। अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर भारतीय कंपनियों के मार्जिन्स को देखें जो कि Q4 पिछले साल के चौथी तिमाही के मार्जिन से तुलना करें तो कंपनियों के ग्रॉस मार्जिन उस समय करीब 21% के आसपास थे, जो अब घट के 18% के आसपास आ गए हैं। उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स 23 से घटकर 20 रह गए हैं और उनके नेट प्रॉफिट के मार्जिन्स 12% से घटकर 10% के आसपास आ गए हैं। ये स्थिति तब है शुभम जबकि कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की है। तो मार्जिन्स किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को समझकर और देखकर हमें बताते हैं कि अगर आप मार्जिन्स की रफ्तार तिमाही के आधार पर ज़्यादा नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कंपनियों की बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों एक तरह से दबाव महसूस कर रही है। इसके दो संकेत हैं तकनीकी चर्चा से अलग हमारे लिए और आपके लिए। दो संकेत ये हैं कि कंपनियां आगे भी महंगाई ब्याज कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी। मार्जिन्स पे दबाव ये बता रहा है कि उन्हें मांग भले ही ना दिखाई दे लेकिन वो कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो उन्हें आने वाले कुछ 6 महीनों में 8 महीनों में किसी बहुत बड़े डिमांड के पुल की या बहुत ज़्यादा डिमांड की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। त्योहार से पहले आटा, सूजी, मैदा और ब्रेड का महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। कृषि उपज मंडियों के बाद अब थोक बाजार में भी गेहूं के दाम बढ़ गए हैं, जिस वजह से गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट्स के महंगे होने के आसार हैं। बुधवार को दिल्ली के बाजार में 23,547 रुपये प्रति कुंटल का रिकॉर्ड भाव दर्ज किया गया गेहूँ का। इससे पहले कृषि मंडियों में जुलाई के दौरान कीमतें 10% से ज़्यादा बढ़ी हैं। सर, अचानक क्यों बढ़ने लगी ये कीमतें, क्या हुआ है? यहाँ पे तमाम कोशिश थी, सरकार ने निर्यात पर भी रोक लगाई थी, उसके बाद भी ये कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ, ये चौंकाने वाला घटनाक्रम है क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट रोका था और हम देख रहे हैं 23,547 रुपये पर टन का रेट हमको दिल्ली की मंडी में दिखाई दे रहा है, जो थोक का रेट है। और इसे अगर आप नीचे जाकर ब्रेड, आटे और गेहूं से बनने वाली चीज़ों की कीमतों के तौर पर देखें तो ये बढ़ोतरी करीब 12% के आसपास है। 12% की बढ़ोतरी प्रोसेस्ड फूड में जाकर आप इससे और ज़्यादा बढ़ेगी, 6 से 7% प्रोसेस्ड फूड में और बढ़ेगी और फिर टैक्सेशन भी उसमें शामिल होता है। ये 2 वजह से दिखाई दे रहा है। एक तो सरकार के अनाज भंडार में लगातार कमी थी, ये बात बाजार को मालूम थी। खरीफ की बुवाई पिछड़ने के कारण धान की फसल को लेकर, पैडी की फसल को लेकर जो आशंकाएं हैं लगातार, उसने पूरे अनाज बाजार में एक किस्म का इन्फ्लेशनरी सेंटिमेंट पैदा कर दिया है। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन पैदा कर दी, जो कि कहते हैं ना कि महंगाई से ज़्यादा महंगाई का नाम बुरा है। महंगाई से ज़्यादा महंगाई की संभावना बुरी होती है, क्योंकि महंगाई तो आप कंट्रोल कर सकते हैं पर महंगाई की संभावना दुनिया के कोई बैंकर्स कंट्रोल नहीं कर पाते, एक बार कीमतें बढ़ने की संभावना के तौर पर। और ये संभावना लगातार इस साल मार्च अप्रैल से बनी हुई थी और अंततः ठीक पैडी की या खरीफ की फसल की बुआई के बीचों बीच गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देने लगी है। इसकी एक वजह यह कि बाजार में आपूर्ति भी कम है। ट्रेडर्स के पास बीट शायद स्टॉक में है, बट उन्हें आने वाले समय में, जैसा हमने कहा कि अगले 2-3 महीने 4 महीने तक गेहूं की कोई नई आपूर्ति आने की गुंजाइश नहीं है और अगले फसल के बाद ही आएगा। धान की बुवाई में कमी के कारण बाजार में अनाज की कीमतों पर दबाव की संभावना दिख रही है, इसलिए हमें इन कीमतों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और इसके बाद एक जो सबसे बड़ा असर इस फैसले का तत्काल शुभ में दिखाई देगा कि सरकार की ये कोशिश कर रही थी, निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी सरकार इस कोशिश में थी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स में सरकारों के बीच में गेहूं का निर्यात किया जाए, या भारत की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार को गेहूं की ज़रूरत पर निर्यात कर सके। पर ऐसा अब होने की भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं दिखाई देती, जो हम जिस तरीके की स्थिति गेहूं की खुले बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर देख रहे हैं। ओपन मार्केट सेल्स वैसे भी बंद हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस साल बाजार में बड़े मैन्युफैक्चरर्स को, ब्रेड बिस्किट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को गेहूं देने की स्थिति में नहीं है। बस केवल इतना ही ना हो जिसका डर है, जिसकी आशंका भी नहीं है, लेकिन बाजार की तरफ से अगर संकेत करीब से देखे जाए कि गेहूं आयात की नौबत नहीं आनी चाहिए। गेहूं सर, आपको लगता है उन कोशिशों को भी झटका लगेगा जो महंगाई को थामने के लिए की जा रही थी, क्योंकि
इन्फ्लेशन बास्केट में देखें तो फूड की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उसमें अगर गेहूं महंगा होगा तो महंगाई को रोकने की जो कोशिश थी उनको भी धक्का लगेगा। हाँ शुभम, और ये बात आरबीआई की जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के पहले भारत में महंगाई का पूरा को कम करने की पूरी गाड़ी पटरी से उतर गई। क्रूड की कीमत बढ़ने लगी, रुपए की गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को झोंकना शुरू किया बहुत तेजी से, जिसका असर हमें बाद में रुपए की कीमत में गिरा दिखाई देगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो बाजार भी देख रहा है। फॉरवर्ड प्रीमियम्स में लोगों को पता है कि रुपए में आगे गिरावट आएगी। और इस बीच गेहूं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड बास्केट का, और फूड बास्केट में भी भारत की इन्फ्लेशन की दोनों बास्केट्स में WPI और थोक और खुदरा बास्केट्स में, उन दोनों जगह गेहूं और दालों पर हमने कल आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताया था कि लंबे समय बाद दालों में भी तेजी की गुंजाइश दिखाई देने लगी। यह दबाव हमें महंगाई पर आने वाले 1 महीने 2 महीने में महंगाई के आंकड़ों पर दिखाई देगा। और चिंता जो सबसे बड़ी यह है कि मानसून और खरीफ को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं और अब उनका भी असर दिखाई दे रहा है। इसलिए शायद हम कंपनियां समय से पहले चीज़ों को समझ रही हैं, और हमने शुरुआत में आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियों के मान को लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल तक भारतीय बाजार में डिमांड की स्थिति सुधरने की संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि महंगाई पर को बढ़ाने वाले कारक अचानक फिर पिछले 2-3 हफ्तों में सक्रिय हो गए हैं अर्थव्यवस्था में, एकदम जग गए। ऐसा लगता है कि जैसे एकदम क्रूड जगकर खड़ा हो गया, गेहूं जगकर खड़ा हो गया, पैडी की कीमत को लेकर दबाव, कॉटन को लेकर दबाव बनने लगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ पिछले 1 महीने में सक्रिय हो गई हैं जिनका असर हमें महंगाई की पर दिखाई देगा। बिल्कुल, तो आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आपने अब तक मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तत्काल डाउनलोड कीजिए। वीकेंड के बहुत सारे प्रोग्राम तैयार हो रहे हैं, हो चुके हैं, जो अपलोड हो रहे हैं। आपको इस वीकेंड वहाँ पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव शो देखने को मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल शाम को फिर 7 बजे आएंगे मनी सेंट्रल लेके। नमस्कार।